22 लोग जो है वो आज़ाद उनके साथ मिलके आए थे और फिर इस तरह करते करते 94 उनकी सीटें हो गई थी। तोफखाना हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, लेकिन हमने ठीक निशाने पे तोफखाने से भी फायरिंग की। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें बैंक के चार्जेस होते हैं। स्टॉक मार्केट पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा अपने आप को रिफॉर्म किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर बहाली का नोटिफिकेशन। नंबर गेम बदलने से सूबाई हुकूमत बदलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 20 मेंबरान की दूरी पर हुकूमत के पास 92, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 53 को पहुँच गई। 145 के अवाम में 115 मुंतखब मेंबरान हैं, जबकि 26 खवातीन नशिस्तें और 4 अक़लियती नशिस्तें मुख्तस हैं। मज़ीद बात होगी आज के प्रोग्राम में। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जौहर टाउन में वाक़िया फार्म हाउस के पालतू शेर का पिंजरा खुला रह गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि शेर फार्म हाउस की दीवार फैलाकर सड़क पर आ गया और सामने से आने वाली खातून को जख्मी कर दिया, जिसके बाद शेर खातून को छोड़कर आगे बढ़ा और 2 बच्चों को भी जख्मी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा पाने वाले तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनों को बरी कर दिया। 9 मई को होने वाले जलाओ घिराव तोड़फोड़ के केस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुहेल अकरम, शाहजेब और मीरा खान को अदालती हुक्म पर बरी किया गया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सूमरो पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। PTI की जानिब से वकील बाबर अवान, सरदार मसरूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए। अमरीकी सदर ने नोबेल इनाम के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में अमरीका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब किया। कहा 5 ममालिक में जंग रुकवाई, जौहरी जंग को रुकवाया। पाकिस्तान, भारत, कोसोवो, सर्बिया, कांगो और रवांडा को जंग से रोका। ईरान की जौहरी तनसीबात को सफाए हस्ती से मिटा दिया। साथ ही ट्रंप ने मायूसी का इजहार किया। बोले एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। और गजा में इसराइली फौज की जारी जारी, एक रोज में 118 फलस्तीनी शहीद। ताज़ा हमलों में स्कूल पर बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक मुस्तफ़ा हाफिज नामी स्कूल में सैकड़ों फलस्तीनी खानदानों ने पनाह ले रखी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 73 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि एक रोज में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 118 हो गई। इमदादी सामान के मुंतज़िर 33 फलस्तीनी भी शहीद होने वालों में शामिल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूँ सारिया सांसे और मैं हूँ जवाद कमाल। जवाद, कल एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसके ऊपर हम सब बड़े परेशान और हैरान हो गए और जैसे जैसे उसकी डिटेल हमारे सामने आती गई वो हमारे दिलों को हिलाती गई। कल वाकया अपने व्यूअर्स को ही बताते हैं कि कराची का ये वाकया है जहां बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। ख्वाजा सराउ से उस बच्चे की दोस्ती थी और बताया जा रहा है कि पहले उस अपने बाप ने अपने बच्चे को मना किया और उसके बाद उसको करंट लगाया और करंट लगाने के बाद उस पर बेलचों से वार किए। इतना मारा उस 21 साल के लड़के को कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये ऐसा लगता है कि कोई बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दिस इज अनबिलीवेबल। आपके जहन में भी ये बात जमती है? खबर ये है कि मुसलसल उसका बाप मना करता रहा कि ये दोस्ती छोड़े। ख्वाजा सरा से नहीं बाज आया तो फिर तशद्दुद की इंतहा कर दी, करंट लगाया जैसे कि आपने बताया। SHO जो है शेर मोहम्मद, उन्होंने बताया कि पुलिस ने राजा तनवीर कॉलोनी सेक्टर 11.5 में अली खान नामी शख्स है, वो जो रिपोर्ट हुआ है उसने अपने बच्चे को कत्ल किया है और बेदर्दी से कत्ल किया अच्छा, है। फिर बड़े फख्र से उस शख्स से जब बयान लिया गया तो उसने बड़े फख्र से ये बताया कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को कत्ल किया, मैंने उसे मना किया था लेकिन वो बाज नहीं आया तो पहले उसने करंट लगाया और करंट वाली लगाने वाली जो बात है उसने बड़ी डिटेल में उसको बताया बगैर किसी उसने बोला मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई नदामत नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने ठीक किया। और फिर उसके बाद उसने ये भी बताया कि उसने बेलचों से कितनी बार अपने बेटे पर वार किए और कैसे उसने बेटे को कत्ल किया। अच्छा, अहम बात यह है कि फैमिली में और कोई वहाँ पर क्या मौजूद नहीं था जो रोक सकता था, या फिर आजकल हम सब भी तो अहले मोहल्ला भी तो तमाशा देखते रहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है जी बाप बेटे को मार रहा है,
लेकिन इस कदर शिद्दत के साथ बेलचे, करंट, ये सब हो रहा था, रोकने वाला कोई नहीं था इस तमाम तरह और मेरे लिए ये समझने से थोड़ा सा मुझे मुश्किल में भी डाल दिया इस बात में कि वो बच्चा छोटा नहीं था, मतलब 21 साल का लड़का है वो, और 21 साल के लड़के में खुद एक ताकत होती है। मैं इसके पीछे की डिटेल भी समझना चाह रही हूँ कि क्या किया गया, क्या और लोगों ने भी उसकी मदद की, क्या उसको 3-4 लोगों ने पकड़कर पहले बांधा, फिर उसको, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना कि आप किसी को करंट लगा रहे हैं और वो कैसे आप कर रहे हैं, क्या उसको पहले मारा गया जब वो निढाल हो गया, फिर उसे करंट लगाया गया, फिर उसे बाद में बेलचों से वार करके मार दिया गया, ये समझ में थोड़ी सी मुश्किल से, क्या इसके और भी लड़के के और भी बहन भाई हैं, क्या उन्होंने अपने बाप की मदद की है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी खुलना बाकी हैं, जो अभी नहीं खुली हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये मतलब इसको हम किस कैटेगरी में डालें, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हम इसको ऑनर किलिंग की कैटेगरी में डालें, क्या हम सिर्फ एक वालिद की नासमझी की कैटेगरी में डालें, गलत पेरेंटिंग की कैटेगरी में डालें, मतलब कि समझ में नहीं आता कि कोई भी वालिद अपने 21 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए मार सकता है कि उसकी किसी ख्वाजा से दोस्ती थी या उनके साथ उसका उठना बैठना था। ये आपको समझ में नहीं आती बात। और हमें अब एक लिहाज से मेरे जहन में ये आता है कि हम क्या किसी भी बात पर इस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं कि हमें लगे कि हम किसी की जान ले सकते हैं, और अपने इतने करीबी की, अपने बेटे की जान ले ली। मतलब एक्सट्रीम की तो हद ये हो गई ना सादिया, आप देखें कि कोई दूर के अहले मोहल्ला से झगड़ा हो उसमें आप कर लें, किसी दोस्त से झगड़ा हो, लेकिन सगे बेटे को आपने सिर्फ इस बात पर मार दिया कि उसकी ख्वाजा सरा से दोस्ती थी या उसका उनके साथ उठना बैठना था। और अभी पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया वो यही है कि शख्स को जो हमने गिरफ्तार किया है वो ये कह रहा है और बबांग दोहल कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को कत्ल कर दिया क्योंकि मैं उसको मना करता रहा और वो दोस्ती से रोक नहीं रहा था। लेकिन इस जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो जो सामने आएंगी वो इस लड़के के दोस्त बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, किस बात पे वो बाप जो है वो इतना लेकिन मुझे ये हैरानगी नहीं होगी ये समझने में जवाब कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन को फैलाया नहीं जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये हमारे लिए कोई सोशल एक्सपेरिमेंट उस वक्त होता जब बाप खुद अपनी गलती ना मानता। अब उसने एक बाले जुर्म कर लिया है तो मेरे ख्याल में सारे केस को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा कि जी जब शख्स खुद कह रहा है कि जी मैंने अपने बेटे को मारा, तो इसके सोशल पहलू अगर एनजीओ जाना चाहे, कोई एनजीओ ये समझना चाहे कि भाई बाप को क्यों ये लगा कि उसके अपने बेटे को मना करने के बाद मार ही देना है, क्यों उसको लगा कि अगर उसका बच्चा नहीं मना हो रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो एक जवान लड़का है, वो कोई 15-14 साल का छोटा बच्चा नहीं है कि जिसको आपको बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके सोशल पहलू शायद ही खुले क्योंकि हमारे यहाँ इस एंगल से किसी भी चीज़ को देखा नहीं जाता। और सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं, मुल्की सियासत के हवाले से भी आजकल डिस्कशन चले, तो थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की हवा ने मुल्की सियासी सूरत हाल में हलचल मचा कर रख दी है। बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अब चली जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए सिर्फ 20 मेंबरान की दूरी बिल्कुल। केपी असम्बली में पीटीआई हुकूमत के पास इस वक्त 92 यानी 92 मेंबरान मौजूद हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद अब सिर्फ 53 है। अब 145 के अवान में 115 मुंतखब मेंबरान हैं और 26 खातीन नशस्तें हैं, 4 इसमें अक़लियती सीट्स हैं और मखसूस सीट्स पर बहाली का नोटिफिकेशन के बाद केपी और असम्बली में अपोजिशन जो है मेंबरान की तादाद 53 को पहुंच चुकी है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि नंबर गेम का उलट पलट इस तौर का हो सकता है कि केपी वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। इस पर डिटेल में बात कर रहे थे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगैन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक्चुअली होने क्या जा रहा है, क्या नंबर गेम जो आया है नज़र उसमें कोई खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला को नुकसान पहुंच सकता है। दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं वज़ीर आला केपी और वो ये कह रहे हैं कि जी फ्रंट से जिसको भी अटैक करना है करे, पीछे कोई गेम ना करे, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये नंबर गेम जो है मुझे नहीं हिला सकता, और अगर किसी ने हिलाया तो मैं अपनी सियासत भी छोड़ दूँगा। आईनी तरीके से ये भी उन्होंने कह दिया। अच्छा मुल्क साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात कर रहे हैं। अच्छा साहब वेलकम टू द शो। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कोई तब्दीली हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इस मामले में हुकूमत नहीं गिराएंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी क्या इस पोजीशन में है कि अली अमीन गंडापुर को हटा सके? देखिए जवाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नंबर गेम में तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है,
उसके तहत तो नथिंग कैन बी सेड, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखें, अब जो नंबर्स गेम है बड़ा वाज़ेह तौर पे आप बात एक समझ लीजिएगा, और डेफिनेटली आपको समझ भी आती होगी। जब इलेक्शन हुआ था 54 सीटें आई थी प्रोविंशियल असम्बली में पीटीआई की, ठीक है। उसके बाद 22 लोग जो है वो आज़ाद उनके साथ मिलके आए थे, और फिर इस तरह करते करते 94 उनकी सीटें हो गई थी। 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। लेकिन उनके साथ आप यूँ समझ लिए कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले आने के बाद इस वक्त सूबाई असम्बली में सादिया ओपोजिशन के लोगों की जो है नंबर्स हैं वो हो गए 54। 54 होने का मतलब ये है कि इससे पहले वो इजलास को रिक्वेजिशन नहीं कर सकते थे। अब वो एनी टाइम दे कैन रिक्वेजिशन द इजलास, वो अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अभी भी एज वी स्पीक 22 बंदों की और ज़रूरत है। 22 और लोग इनके साथ आएँ तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो सकती है। लेकिन दावे अपनी जगह हैं। फजल रहमान साहब आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने जेल में बानी पीटीआई को पैगाम भिजवा दिया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस, नो कॉन्फिडेंस, हम नहीं कर रहे। सारा बड़ी जमात हुआ है तो लिहाजा हो नहीं सकता। ऑप्टिक्स की हद तक ये सारी चीज़ें चलनी है। देखें, केपी में सादिया 3 बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट में नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब और गवर्नर कुंडी साहब, और फिर ये केपी के अपना चीफ मिनिस्टर जो है अपना गंडापुर साहब। तीनों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। तीनों की सियासी और जाती लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आप देख लें कि जिस दिन से गवर्नर साहब आके बैठे हैं कुंडी साहब, वो एक किस्म का डिस्टेबलाइज वो कहते हैं कि जी किया जा रहा है उनको, पीटीआई कहती है हमारी हुकूमत को। तो इस हद तक तो बात समझ आती है कि अपेरेंटली कोई ऐसी चाहिए। और मेरी खबर यही है कि इस्लामाबाद में ऐसी कोई तब्दीली के इम्कान की कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, ये है कि बड़ा शदीद इसको दबाव में लेके आ गए हैं पीटीआई को, ये बात माननी पड़ेगी। एहतशाम साहब, 2 चीज़ें मेरे जहन में आती है। एक तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हमें इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे फिर वो किसी सूबे में हो या आपका विफाकी क्यों ना हो। डू यू थिंक कि इस वक्त वी नीड टू गो टूवर्ड्स दैट? अगर हम विफाक का देखते हैं कि हम किसी भी तरह से वज़ीर आला केपी को हटाएं और वहाँ पर फिर कोई नया वज़ीर आला आके बिठाए, एक तो ये। दूसरा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं आजकल देयर इज़ नो फ्री लंच। सो यू थिंक कि मौलाना फजल रहमान जो कि कई बार ये कह चुके हैं कि केपी के अंदर जो हुकूमत मतलब गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वाई वुड ही नॉट गो फॉरवर्ड फॉर इट? देखिए, ख्वाहिश तो सादिया सबकी होती है। मौलाना फजल रहमान सियासतदान है, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उनको जब भी मौका मिलेगा वो ऐसा करेंगे। आपको याद होगा पिछली जो हुकूमत थी पीटीआई की, उस तक खास इस दफ़ा तो बड़ी पीटीआई की मेजॉरिटी आई है ना। 2013 के इलेक्शन में आप देख लें जिस तरीके से पीटीआई आई थी और कमज़ोर थी, उस तक फजल रहमान साहब की पोजीशन अच्छी थी। जब आपने देखा मुस्लिम लीग नून ने सेंटर में हुकूमत बनाई तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा नवाज शरीफ साहब से कहा था कि अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो वी कैन चेंज द गवर्नमेंट और वी कैन मेक आवर गवर्नमेंट इन केपी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड नवाज शरीफ साहब ने कहा था हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उनको चलने दें। अगर पीटीआई की हुकूमत बननी है तो हमें उस पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी वो सुना यही था कि फजल रहमान साहब को किसी ना किसी ने यकीन दहानी कराई है कि जी ठीक है आप आ जाएं, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसके बदले में बहुत कुछ मौलाना ने भी उनको देना था। अब देखें ना, अब जिस तरीके से मखसूस रिश्तों के फैसले के आने के बाद बिल्कुल हर चीज़ चेंज हो गई है। अब 27वीं आनवी तरमीम का लगता है आना ही आना है, उसमें बहुत सारे सुकम दूर होंगे। उसके लिए मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि 2/3 हो गई है सेंटर में PMLN की, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहरहाल वो चाहेंगे कि बड़े सियासी प्लेयर इनको साथ लेके चले। तो उस लिहाज से तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपका असल सवाल अच्छा है कि देखें इस आजकल की सूरत हाल में, जबकि आप देख लें फॉर्मा फाटा के दहशत गर्दी वहाँ पे है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हुआ है, केपी के माली हालात बड़े ख़राब हैं, गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं, आपस की पीटीआई के लोगों की लड़ाइयाँ हैं, पार्टी बटी हुई है, और आप देख लें एक दूसरे खिलाफ बयानबाजी हो रही है। उससे तो नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए हुकूमत बदलने। तो इन सब के बाद एहतशाम साहब, आप ये समझते हैं जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने पैगाम भिजवा दिया है और हुकूमत की समझती है मौलाना के बगैर इतनी आसानी से तब्दीली नहीं होगी, तो क्या ये नंबर गेम है या नर्व गेम है जो पीटीआई के साथ हो रहा है वहाँ? देखिए, नंबर गेम तो मैंने बताया आपको मुश्किल है। 22 बंदे और चाहिए, नहीं हो सकते। नब गेम हो सकती है और फिर इनकी ज़ाती लड़ाई है। देखे ना, इतने सख्त बयानात फैसल कुंडी गवर्नर साहब के और गंडापुर के दरमियान जो हो रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि ये अपने तौर पे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं जीत सकता कुंडी, इस तरह की बातें की उन्होंने। और जो वो तो इस तरह के चल रहा है जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपोजिशन वाले?
देखो जी, पूरी कोशिश करेंगे। अभी देख लें जुनैद अकबर के बारे में, अगले दिन आपने देखा बैरिस्टर साहब जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतना सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये काम नहीं कर सकते, बैरिस्टर साहब ने कहा कि अगर जुनैद अकबर काम नहीं कर सकते, वो बेहतर है कि अपने घर जाके बैठ जाएं। तो वो देखना इतनी सख्त उनकी लड़ाई हो रही है, तो बाजार नहीं लगता। हाँ, ये इस हद तक तो ज़रूर है कि सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा धचका लगा हुआ है पीटीआई को। बावजूद 2/3 होने के केपी में उनके लिए हुकूमत करना मुश्किल है। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये बताइएगा कि इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर नंबर अचीव करना पॉसिबल भी हो जाता है वफाक के लिए और केपी में पलटी भी जा सकती है इस वक्त पीटीआई की हुकूमत, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी क्या ये लेना जिम्मेदारी आसान होगा किसी के लिए भी? इस वक्त जो गुड गवर्नेंस की बार बार बात की जा रही है, बड़े मसाइल हैं इस वक्त केपी के, हाफ से पिक करके 2.5 साल में फिर आपको जवाब तो 3 साल में देना ही पड़ेगा कि आपने क्या किया है यहाँ पर। सादिया, मेरा ख्याल है ये अच्छा सवाल है आपका। मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट इसको इस तरह करने की कोशिश करेगी। देखें, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। वो किस तरह, आपको याद है 3.5 साल की पीटीआई की गवर्नमेंट में वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया था, जिसका नाम बानी पीटीआई है। ठीक है, आपने देखा 18 इलेक्शन उनकी हुकूमत के दौरान हुए थे, 17 इलेक्शन उन्होंने हारे थे। ये बाई इलेक्शन जो होते हैं, तो वो बिल्कुल जाओ कालो को नवाज शरीफ साहब सही कहते थे उस वक्त जी 1.5 साल रह गया, इसको हुकूमत करने दें, अगर अब निकालेंगे तो हीरो बन जाएगा। आपने देखा वो हीरो बन गया था ना। आज भी आप देख लें, हमारी जड़ों में बैठा हुआ है ना, माजरत के साथ, जिस तरीके से चीज़ें वो चाहते हैं अपनी मर्जी करवाने की कोशिश करते हैं, अगर कामयाब नहीं हुए कि कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं अपहिबल कर सकें, सियासी तौर पे हुकूमत को हटा सकें। लेकिन एक बात मुझे लगती है ज़ाती तौर पे, अगर इस स्टेज पे उनको हटाने की कोशिश की जाती है, बावजूद इसके कि राइट लेफ्ट से हुकूमत नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करेगी, तो देखें फिर रिएक्शन आएगा। देखिए 13 साल से उनकी हुकूमत है, ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में केपी में एक हुकूमत आती है किसी पार्टी की, तो अगली दफ़ा वो नहीं आती। इनको तीसरी दफ़ा लेके आए हैं, तो इसका नतीजा मुझे लगता है कि उलट हो जाएगा। फिर लोग सड़कों पे आएंगे, एक सूरत-ए-हाल और ख़राब होगी। तो मुझे एक बात का ज़ाती तौर पे पता है, और खबर के तौर पे जवाब ये बात है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही इस वक्त। तो ये सियासी लड़ाई है, ये सियासी लोग अपने तौर पे ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये नर्व गेम है। तो पीटीआई के कुछ लोग राबिते में हैं हुकूमत से, इसकी कोई इत्तलात है आपके पास? देखिए, अब तो ख़ास तौर पे जवाब जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों का फैसला हो गया, अब तो जिसको कहते हैं वो क्लास ख़त्म हो गई है, जो आपने सीट अपना क्या कहते हैं आपने कोई और हुकूमत को ज्वाइन करना है, किसी और पार्टी में जाना है, डिफेक्शन क्लास इसमें नहीं रहे। तो अब यह है कि वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, एज वी स्पीक ये काम किया जा सकता है। तो शायद इस मरहले पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जी, वो खबरें ये भी है कि जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कंटल हैं पीटीआई में, जिनको नहीं पूछा गया, वो शायद इस तरफ आए। और आप देख लें डिस्कंटलमेंट, तो यहाँ से आप देख लें कि जो 5 बड़े लोगों ने जेल में बैठ के कोर्ट लखपत से बानी पीटीआई को ख़त लेके आए। आप देख लें जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहबा ने, शाह महमूद कुरैशी ने, उमर चीमा ने, उसके बाद एजाज चौधरी ने, महमूद साहब ने, वो तो यही कह रहे हैं कि जी आप सियासी तौर पे बहुत गलत कर रहे हैं, आपको चाहिए हुकूमत से बात करें, मुख्तार से बात करें, अपने लिए आसानी पैदा करें, पार्टी डूब रही है, आपके लोग अंदर हैं, आपको एहसास ही नहीं हो रहा। देखें, ये रियलाइजेशन बड़ी तेज़ी के साथ उनके साथ है कि आप देखें 2 चीज़ें हैं सादिया, एक होती है पावर पॉलिटिक्स, एक होती है पॉपुलर पॉलिटिक्स। भले पॉपुलर पॉलिटिक्स में आप कामयाब है, सारी दुनिया में पावर पॉलिटिक्स है। आज आप देख लें ट्रंप साहब अपनी मर्जी कर रहे हैं, ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट है, जो चाहते हैं करवा लेते हैं। कल उन्होंने फाइनेंस बिल जिस तरीके से मंजूर करवाया, एक बंदा फालतू बंदा गया जेडी वैंस, उसने वोट डाला, तब वो उनको नंबर गेम उनका पूरा हुआ है। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े फैसले करेंगे उनके असरात पड़ेंगे। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो इनको चाहिए कि ये अपने लोगों के साथ बैठ के बात करें, सियासी लोगों को साथ मिलाएं, जो 4-5 अच्छे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज इलाही साहब हैं। इस वक्त पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान उनकी अपनी पार्टी की वजह से ही पहुंचा। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने वक्त दिया हमारे साथ। आपने बाजू के ऊपर गर्मा गर्म इशू है ये कि सियासी मंजरनामे पर होकर क्या रहा है। इससे ज्यादा एक अहम बात यह है, जो कल एक अहम बयान आया था मोहसिन नकवी साहब का, इसराइल और ईरान जंग बंदी में वजीर आजम का बड़ा किरदार है और इस सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वफाकी वजीर दाखिला का कल ये बयान आया। मोहसिन नकवी साहब ने उलमा से मुलाकात की और जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो मुहर्रम उल हराम के दौरान यकजहती पैदा करने में उलमा के किरदार को भी उन्होंने उजागर किया और उन्होंने अपील भी की कि मज़ीद रवादारी के लिए वो मैसेज ज़रूर सेंड करें। लेकिन जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट उन्होंने जो बात की थी कल कि ईरान इसराइल जंग
के पीछे कौन था, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। और पाक भारत जंग के हवाले से भी उन्होंने ये कह दिया कि जो हमले हुए थे भारत की तरफ से, उसमें पाकिस्तान को गैबी मदद मिली थी। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए और वहाँ पर हमारे 9 या 11 तैयारे थे, मगर तमाम मिसाइल बेस में ऐसी जगह पर बेस से बाहर गिरे, तैयारों को नुकसान नहीं पहुंचा। ये किसी मौजे से कम नहीं था, यकीनी तौर पर गैबी मदद थी। मगर जवाब में पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ मिसाइल फायर किए तो वही मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो पर जाकर लगा और उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत ज़्यादा भारत को डैमेज किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि ईरान इसराइल जंग के हवाले से उन्होंने कह दिया था कि ये जो जंगबंदी हुई है इसके पीछे भी वर्दी है। आई थिंक हम अपने व्यूअर्स को सुना देते हैं। पहले ईरान के साथ सीज फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किया। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है और ये दहशतगर्दी सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगी कि अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें। सीना तान कर खड़े रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जवाब दिया, रिटेलिएट किया, सारी दुनिया ने देखा। फिर ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी पाकिस्तान का अमन के हवाले से बड़ा अहम किरदार रहा। पाकिस्तान मुसलसल इस बात को फोर्स करता रहा। वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, प्रेशर डाला आलमी ताकतों के ऊपर कि तो रीजन के अंदर ये एक नई आग भड़क रही है, इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। और उन्होंने ये कह दिया कि वज़ीर आज़म के साथ साथ ईरान इसराइल जंग बंदी में भी उसके पीछे वर्दी है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर कायद सईद मिनहास हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम इस बात के लिए तो अवेयर है कि ये पूरी की पूरी जंग जो हमने भारत के अगेंस्ट लड़ी, उसके अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, उसका सारा का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है और उनकी पूरी टीम को और पूरी अफवाज को जाता है। ये एक ह्यूज अचीवमेंट थी। उसका इम्पैक्ट हमने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखा, मिलिटरीली भी देखा, दूसरे ममालिक से हमारे रवाबत में भी देखा एंड द वे पाकिस्तान ने रास्ता पेव किया है इसराइल ईरान जंग में भी। कल का बयान वज़ीर दाखिला साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मेरे शो पे लिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जिस तरह से स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया जो है मुख्तलिफ कॉन्टीजेंसीज या मुख्तलिफ प्लान्स बना रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट किया गया। कल मोहसिन नकवी साहब ने भी जिस तरह जिक्र किया कि इसके पीछे वर्दी है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको क्रेडिट जाता, बिल्कुल जाता, बगैर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के ना ये ऑपरेशन हो सकता था उस तरह तरीके से, ऑफ कोर्स। और दूसरा, जिस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी की गई प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के साथ, जैसे ट्रंप से फील्ड मार्शल साहब जाके मिले हैं जाके, और जहाँ पे स्ट्रेटेजिक कल्चर ईरान का डिस्कस हुआ कि किस तरह से आपने ईरान को हैंडल करना चाहिए बिकॉज वी आर देयर नेबर्स। तो लिहाजा उस तमाम चीज़ों को ओवरऑल पैराए में अगर देखा जाए तो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो एक पेज पर होना जो है, उसने पाकिस्तान को मुमताज़ किया और हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को बढ़ाया है। जहाँ तक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का ताल्लुक है, इस पर 4 एज जो हैं वो बेसिकली जो पाकिस्तान की गैबी मदद कह लें या उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से बात कर लें कि जिसमें इंडिया बैकफुट पे गया, तो 4 एज जो हैं, सबसे पहले ऑफ कोर्स ए से अल्लाह, नंबर 2 ए से एयरफोर्स, नंबर 3 ए से आर्टिलरी यानी तोपखाना, और चौथा ए से एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस, जिसने बेहतरीन तरीके से आने वाले जो ड्रोन थे उनको गिराया, जैम किया। इसी तरह एयरफोर्स ने भरपूर मुजाहरा किया, फौज की आर्टिलरी, तोपखाना हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था लेकिन हमने ठीक निशाने पे तोपखाने से भी फायरिंग की और मिसाइल्स भी फायर की। और जैसे वो मैंने कहा ए से अल्लाह, और जैसे कल मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे थे कि हमने डर था कि एक मिसाइल हमारा थोड़ा सा हेवा गया बिकॉज ऑफ द जैमिंग जो इंडिया कर रहा था, तो डर था कि खुदा ना खास्ता कि वही इंडियन सिविलियन आबादी पे ना गिरे, तो वो भी जाके इत्तेफाकन जो है अल्लाह की मदद से ऑयल डिपो पे जाके गिरा कि इसमें शदीद नुकसान हुआ इंडिया को। ये तमाम चीज़ों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो बड़ा भरपूर तरीके से दोबारा से
साबित हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह मिली है। आप इंडिया को इस पर देखें तो टोटल आइसोलेशन का शिकार है। उनको G7 में उनको उस तरह से नहीं मिला। ट्रंप ने मुलाकात नहीं की है। जो जिस तरह से मोदी जो है वो भागता फिर रहा है, बातचीत करता फिर रहा है, उसको जो है किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे थे वो खुद आइसोलेट हो गए। और सबसे बढ़ के ये कि क्वाड की मीटिंग हुई है वाशिंगटन में 1 जुलाई को, जिसमें जयशंकर जो उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने बिलाखिर मान लिया कि 3 राफेल हमारे गिरे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो इंडिया इंतहाई आइसोलेट भी हुआ है, हजीमत भी उठाना पड़ी है, और जो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जाती रही है माजी के अंदर, पिछले 4-5 दिनों में, बल्कि जब से जंग के बाद से अब तक की सूरत हाल में अगर आप देखें तो शशि थरूर साहब जब जाते हैं कहीं भी किसी इंटरनेशनल तौर पर, उनके आप बयानात देखें वो फ़र्क होते हैं। उनके जो नंबर ऑफ़ तैयारे होते हैं वो फ़र्क होते हैं। उनके आर्मी चीफ़ के पास जो नंबर ऑफ़ तैयारे की डिटेल्स होती है वो फ़र्क होती है। शंकर साहब के पास वो फ़र्क होती है और मोदी साहब के पास वो होती नहीं है। आई मीन ये तो इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स के वो झूठ बोल रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के बगैर बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनके जो गोदी मीडिया है ना उसने बहुत हाइप क्रिएट की थी। फिर स्टेट लेवल के ऊपर भी मुख्तलिफ टेंजेंट बयान आ रहे थे। लेकिन अब जयशंकर साहब ने मेरे ख्याल में या तो ये अलग हो गए हैं, क्योंकि जयशंकर की जो इज्जत थी मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स के मुख्तलिफ ममालिक जो दुनिया के हैं, जयशंकर साहब एक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं और उनको अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी का पता है। तो अब वो उनको खुद जब शर्मिंदगी का जो सामना करना पड़ रहा, तो शायद या तो उन्होंने एक उसमें आके जो है मायूस होके बयान दिया है, या फिर मोदी की ये भी कोई चाल हो सकती है कि वो जाके राफेल्स का जिक्र है। राफेल तो 3 हमने क्लेम किए थे और 3 जो है वो Su-30 और जो MiG-21 उनके गिरे थे। तो लिहाजा इस वक्त जो झूठ का पलंदा है, और जिस तरह से भी क्वाड के ऊपर जाके इस वक्त टैरिफ जो है वो रोका हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और कहा है कि आके पहले नेगोशिएट करें। अब वो नेगोशिएशंस में जा नहीं रहे, ट्रंप को डिफाई कर रहे हैं कि उसने जो है सीज फायर नहीं कराया। तो ये हर तरीके से इंडिया जो है इस वक्त पकड़ा जा रहा है। और इंटरनेशनल लोकल इसमें जो टैरिफ्स के बाद की सूरत हाल पैदा हुई है, आपने सुना होगा एक बयान एक अमेरिकी जनरल का भी आया था और उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है हमारी खाल में घुसने लगा है। आपको लगता है ये जो टैरिफ वाला मामला है, ख़ास तौर पर जिस तौर से टैरिफ के मामले को इंडिया ने हैंडल किया है, जितनी भी दूसरे मुल्कों की कंपनीज इंडिया के थ्रू बिजनेस कर रही हैं अमेरिका के लिए, आपको लगता है उसने भी एक इम्पैक्ट डाला है रिलेशनशिप के इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के ऊपर? बिकॉज राइट नाउ ट्रंप बिजनेस की बात कर रहे हैं और अगर वहाँ से कोई भी नुकसान होगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ना, ये बड़ा सब्जेक्ट जो है बढ़ के सामने इस वक्त आया है। आप जियो स्ट्रेटजी जो है लिथैलिटी ऑफ वेपन्स की वजह से वो जियो इकोनॉमिक्स जो है उसमें ज़्यादा टिल्ट कर गया है। जियो इकोनॉमिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। इतनी पॉलिसीज आप ट्रंप की देखें तो जब इंडिया जिसके ऊपर 15 साल की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिलियंस ऑफ डॉलर दे चुके हैं, मंडियां दी हैं, सारा कुछ दिया है इंडिया को, और इन रिस्पॉन्स जो हमसे मार खाई है, तो यूएस को साफ पता लग रहा है कि उसकी क्या हैसियत है इस वक्त। और अभी भी जो क्वाड जो है ये क्यों गया है जयशंकर वहाँ पे? जयशंकर साहब इसलिए वहाँ पर गए हैं कि क्वाड के जो 4 ममालिक हैं यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उसके ऊपर होल्ड किया गया टैरिफ को सिर्फ इसलिए ताकि वो यूएस की टर्म्स के ऊपर आ जाएं। लेकिन चूंकि इंडिया उसके टर्म्स पे नहीं आ रहा, तो इसलिए एप्पल को भी वहाँ पे फैक्ट्री लगाने से मना किया, और जिस तरह वो डिफाइंस कर रहा था। लेकिन अब वो मेरे ख्याल में सबमिट करने जा रहा है वापस। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और उस बीच में रशिया से इंडिया तेल लेने में कामयाब हो गया था, तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ़ें की थी कि देखें जी हमारे ऊपर तो कोई सैंक्शन भी नहीं लग सकी, हमने किस तरह से उनसे रॉ तेल हासिल किया और हम उसे रिफाइन करके महंगा बेच रहे हैं। आई थिंक अब वो उनको हॉन्ट करने वापस आया विद दिस। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें उसका उन्होंने कहा जी हम नॉन अलाइंड हैं और हम रशिया से भी उस तरह लेते रहेंगे, हम यूएस के साथ भी जो है वो हमारे उसी तरह ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन ये ग्रेट पास की जब गेम होती है तो उसके अंदर ये चीज़ें नोट होती हैं। अभी भी ये जो दौड़े वाशिंगटन में जाके और ये सारी क्वाड के मौके पर बातचीत हो रही है, बेसिकली इसीलिए हो रही है कि अमेरिकन ने उनके ऊपर से एक किस्म का जो रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर इंडिया को देखा जाता था वीजा वी चाइना। तो उन्होंने कहा चाइना के खिलाफ तुम क्या लड़ोगे, तुम तो पाकिस्तान से आपने जो है वो मुंह पे किस्म के थप्पड़ खाए। तो लिहाजा अब वो दोबारा अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए जयशंकर साहब वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही है। तो लिहाजा मुंह पे राम और बगल में छुरी, जो कि चाणक्य का जो उनका कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक थिंकर का,
वो मजीद नहीं चलने जा रहा। राइट। अच्छा, तो जो पाकिस्तान को दबाने की भारत मुसलसल कोशिशें करता रहा था, उसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। और इंटरनेशनली अगर देखें, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा, और अब जो इसराइल और फ़लस्तीन का मामला चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान मुसलसल पीस की बात कर रहा है। तो वो पाकिस्तान जिससे कुछ अर्सा कबल तक डू मोर के मुतालबे किए जाते थे, अब आलमी सतह पर उसकी एक अहमियत है जो उजागर हो चुकी है। तो क्या ये कह सकते हैं कि हम रीजन के अंदर भी इस वक्त फ्रंट सीट पर आ चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ राइटर्स जो इसका स्कॉलर्स लिखते हैं, इवन वेस्ट के अंदर या अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तान को नेट रीजनल स्टेबलाइजर के लेंस से देख रहे हैं, ना कि वो डू मोर वाले लेंस से जो कि पाकिस्तान को हमेशा हॉन्ट करता चला है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिलिट्री और जो पॉलिटिकल जो हमारी डिप्लोमेसी है अल्हम्दुलिल्लाह फोकस्ड है, ऑब्जेक्टिव, और पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले के अंदर अभी आप देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी हम इस वक्त वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, और हमारे दिए गए एजेंडे के ऊपर दुनिया वहाँ पे नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डिस्कशन करती है। उसमें जब प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने कंसेंसस ऑफ कोर्स एजेंडा लेकर आता है, लेकिन वो अपने दुनिया जो बाकी ममालिक इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 परमानेंट मेंबर्स और दीगर जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर ऐसे तमाम मसाइल के ऊपर बातचीत हो रही है जो दुनिया को इस वक्त खुदा न खास्ता तीसरी जंग अजीम की तरफ लेके जा सकती है, ये दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकती है। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है वो बड़ी खुल के सामने जो है वो दुनिया के सामने आई है, और पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। इवन इसराइल भी जो है वो भी बैकफुट के ऊपर गया, क्योंकि वो जो भी इन्वेस्ट करता रहा इंडिया के अंदर भी, उसको भी उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, वी आर नेट रीजनल स्टेबलाइजर एट द मोमेंट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम की। फीड गुफ्तगू हुई, एंड ऑफ कोर्स हम इंटरनेशनल फ्रंट पर कितना ज़्यादा भारत को इस वक्त नुकसान हो रहा है आफ्टर ऑल दैट दे आर ट्राइंग, उस पर भी आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपका। वेल जवाद, तुम्हें पता होगा कि हम कितना ज़्यादा पिछले दिनों से बात कर रहे हैं कि जी आपको हर एक को टैक्स नेट में लाना है, टैक्स नेट में, लेकिन अभी भी आप किसी भी दुकान पर जाएँ, कई होटल्स पर जाएँ, तो आपको पैसे ही वो मांगेंगे आपसे, ये नहीं वो बोलेंगे भाई नोट दे, और वो ये कहेंगे कि भाई आप डिजिटल, एग्जैक्टली डिजिटल, या तो ये टैक्स से बचने की कोशिश है या फिर हम टेक्नोलॉजी में पीछे। दो रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई मुझे लगता है हाँ एक वजह हो सकती है। लोग शिकायत करते हैं ना कि इंटरनेट की रफ्तार स्लो है, जिसकी वजह से हम तक मैसेज नहीं पहुंचा, और फिर होटल मालिकान या जो भी जहां पर भी बिल पे करना होता है, जिस चीज़ की भी खरीदारी के लिए जब शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई थी, उस पर भी यही शिकायत सामने आया था। डिजिटल इसके दो पहलू हैं फिर मुझे ऐसा लगता है। एक पहलू तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही। अगर इंटरनेट की एफिशिएंसी का मसला है, ताकि लोगों को लिंक कनेक्ट नहीं हो पाता और फिर वहाँ से उनके कार्ड मशीन्स नहीं चल पाती, और उसकी वजह से वो कैश ही पे करने पर मजबूर होते हैं। दुकानदार भी मुतालबा करता है कि जी हमें कैश ही आप दें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जैसे वही हम बात करते हैं कि जी आपको टैक्स चोरी करनी है, इसकी वजह से आप ऑफर ही नहीं करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को और कारोबारी हजरात जो है वो कैश ही देना पड़ता है। बिल्कुल, कारोबारी हजरात इस हवाले से क्यों भागते हैं? पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, गुलाम दस्तगीर फैसलाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम दस्तगीर, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है यहाँ पर शहरियों का भी और कारोबारी हजरात का भी? जी बिल्कुल, डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है और जो कैशलेस का निज़ाम है हुकूमत का, एक अच्छा इक़दाम है जिसको आवाम की जानब से और दुकानदारों की जानब से सराहा जा रहा है। लेकिन इसमें बेपनाह पेचीदगियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदार परेशान हैं बल्कि शहरी भी। हम यहाँ पे मार्केट में आ गए हैं, हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात भी की है, उन्होंने कई एक मसाइल बताए हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ऑनलाइन अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको क्या मुश्किलात आती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम जो है बड़ा अच्छा है कि आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं? सर देखें, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना तो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये है कि सबसे पहले सिस्टम को भी अपग्रेड करना चाहिए। मुश्किलात इसमें ये आती हैं कि अभी मैं इधर आया हूँ ये शर्ट लेने के लिए, तो मैंने इनको कहा कि जी मैंने अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो करनी है, आपको सेंड करने हैं मैंने पैसे, तो इनके पास जो है वो QR सिस्टम वाला वो इधर सिस्टम ही नहीं है, तो मैं इनको पैसे कैसे सेंड करूँ? अब मैं इधर ATM ढूंढता फिर रहा हूँ कि पहले ATM से पैसे निकलवाऊँ फिर इनको कैश दे के जाऊँ। इसके अलावा इंटरनेट के मसाइल होते हैं,
हमें भी कई दफ़ा इंटरनेट के मसाइल होते हैं। इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान में, शहरों में तो होता है, लेकिन थोड़ा सा दूर शहर से बाहर चले जाएँ तो उधर इंटरनेट होता ही नहीं है। तो फिर हम ये अपनी जो ट्रांजैक्शन है ये कैसे करेंगे? इसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला है वो डिजिटल इकॉनमी में या डिजिटल जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो इसमें स्कैम का बड़ा ख़तरा है। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं आजकल डिजिटल ये ट्रांजैक्शनों में, इससे भी लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं कि यार कोई। ओवरऑल निज़ाम अच्छा है वैसे? ओवरऑल निज़ाम तो अच्छा है, लेकिन यह है कि सबसे पहले जो है ना आपने इंटरनेट के सिस्टम को और दीगर सिस्टम को जो है ना वो बेहतर करना चाहिए, फिर ये जी बिल्कुल। शहरी और दुकानदार कहते हैं कि सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दुकानदारों को और शहरियों के दरमियान जो एक आगाही मुहिम है वो बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप हमें बता रहे थे। सक्खर का ही मेरे ख्याल में जवाब हम रुक करते हैं। शाहिद अली वहाँ पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ जो शहरी मौजूद हैं उनकी भी यही राय है या उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। शाहिद बताइएगा, क्या लोगों को मुश्किलात होती है यहाँ पर कैशलेस ट्रांजेक्शन्स में? हुकूमत की जानिब से मुल्क में डिजिटल निज़ाम को फ़रोग दिया जा रहा है। अदायगियाँ डिजिटल अंदाज में, ख़रीदारी जो है वो डिजिटल अंदाज में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अदायगियाँ होंगी। इस सिलसिले में हमारे दुकानदार कितने अवेयर हैं या हमारे जो लोग हैं जो ख़रीदारी करते हैं वो कितने अवेयर हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं हम सक्खर के एक दुकानदार से। डिजिटल जो सिस्टम हुकूमत लेकर आ रही है उससे अदायगियाँ हो रही हैं क्या? आपने कोई सिस्टम ऐसा कायम किया है? जी बिल्कुल, डिजिटल अदायगियाँ जो हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, पर देखिए हमने अपनी दुकान पर ये इजी पैसा की सहूलत रखी हुई है, पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। कभी कभार बहुत ज़्यादा इशू आता है तो नेटवर्क का इशू आ जाता है, वैसे लोगों को अदायगियों का मालूमात होती नहीं है। ये अदायगियाँ तो बहुत अच्छी थी, इससे जो है बिल वगैरह लोगों को जो है हम लोगों को पेमेंट अकाउंट में तब्दील हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। पर हुकूमत को पहले अवेयरनेस के लिए इसके लिए कोई मुहिम चलानी चाहिए ताकि लोगों में ये चीज़ आए, क्योंकि गाँव से जो टाउनों से हमारे पास जो लोग आते हैं उनको ये इस चीज़ का बिल्कुल भी मालूम नहीं। बिल्कुल मालूम नहीं। हमारे साथ एक ग्राहक भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, यहाँ अदायगी कैसे कर रहे हैं आप? हमने जो चीज़ें खरीदी हैं हम कैश पैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश पैसे दे रहे हैं। और इसमें ये है कि अगर हुकूमत को ये मुहिम चलाना है डिजिटल का, तो हुकूमत को चाहिए पहले इसके हवाले से जो ना आवाम के पास जो है एक मुहिम चलाएं, आगाही दें, उसके बाद उस पर जो है ना अवाम, ये अच्छा कदम है और बेहतरीन है, मगर उसके लिए पहले हुकूमत जो है ना एक मुहिम चलाए। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात अगर करें कि अंदरून सिंध जो है वो लोग, दुकानदार या ख़रीदार उस वक्त तक इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जब तक उन्हें इस मामले में आगाही ना हो। हुकूमत को इस डिजिटल राइट। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा, मेरा एक पर्सनल केस स्टडी भी है, वो भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन वो मेरे ख्याल में डायरेक्टली जो है ना चौधरी अकमल साहब से बात करके उनसे ही पूछ लेना चाहिए कि ये क्या होता है जब मेरे साथ ये होता है। वो मैं बताऊंगी जब आपको मैं सलाम कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, बारिश का मौसम हुआ है कराची में माशाल्लाह। बस मौसम ही हुआ है, हमने सुना था 5 तारीख तक बारिश होगी, 5 तारीख आ गई बारिश, तो बस संडे के बाद से नहीं हुई, और संडे को भी बड़ा ही कोई छोटी छोटी सी बारिश हुई है, जैसे जिसे हम कहते हैं ना कट चाय, बस वैसी ही कुछ बारिश थी। अच्छा, अब मुझे आपसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये पूछना है, जब मैं जाती हूँ दुकान पर तो मैं कहती हूँ भाई मुझे तो कैश नहीं है मेरे पास, आप मेरा कार्ड चार्ज कर लें या मुझसे जो भी पैसा सर्विसेज आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हुई है वो ले लें। अब वो कहते हैं जी ये मेरी दुकान तो बेसमेंट है, यहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं है। कोई कहते हैं कि भाई आप तो कैश ही कर लें, हमें पैसे मिलते नहीं हैं। ये माजरा क्या है एक्चुअली, कौन फ़ायदा उठाना चाह रहा है इससे? ये फ़ायदा कोई भी नहीं उठाना चाह रहा। आप असल में उस मुल्क में रह रही हैं जहाँ पे तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की सतह से या गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनके पास क्रेडिट कार्ड्स हों, जिनके पास जो है ना सुबह से नाश्ते के पैसे नहीं होते, दोपहर को खाने के पैसे नहीं होते, कहीं जाना हो तो ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं होते। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी उनके पास क्रेडिट कार्ड्स होंगे तो मेरे ख्याल में वैसे मैं मेन मार्केट्स की बात कर रही हूँ अकबर साहब। आप यकीन कीजिए कि मेरे घर में जो हेल्प के लिए खातून आती है वो भी कोशिश करती है कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए, वो भी इजी पैसा करवा लेती हैं, जैज़ कैश करवा लेती हैं। लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ, हमारी तारिक रोड की मार्केट आ गई है, आप बहादराबाद पे चले जाएं, वहाँ जो बेसमेंट्स की दुकानें हैं वहाँ पर मैंने देखा है, अब हो सकता है वहाँ इंटरनेट का मसला हो, लेकिन अदरवाइज भी आप किसी होटल वगैरह पर भी चले जाएं, मतलब आप क्लिफ्टन के भी चंद एक होटलों पे चले जाएं, वो आपसे कैश मांगते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे पास आप हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते।
इसमें दो जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर एक तो जो बैंक के जो चार्जेस हैं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें बैंक के चार्जेस होते हैं। प्लस ये कि अब जो है वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको टैक्स नेट में लाने के लिए सख्तियाँ भी शुरू कर दी हैं, तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी आ जाती हैं। हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ब्लैक इकोनॉमी है। अब एक ऐसा जो बेचने वाला है या जो सेलर है, दुकान वाला है, उसने ज़्यादातर चीज़ें खुद भी कैश में ख़रीदी होंगी विदाउट पेइंग एनी टैक्स। तो जब वो उसको बेचने जाएगा तो कैसे उसको ऑनलाइन या ऑन रिकॉर्ड उन चीज़ों को बेच सकता है। तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से और चूँकि हमारी पूरी की पूरी सप्लाई चेन में इनके फॉल्ट्स हैं कि जो रिकॉर्ड पे चीज़ें नहीं आती, तो फिर अल्टीमेटली जब हम उनको बेचने जाते हैं तो वो भी जो है वो उसको लोग कैश में बेचने को प्रीफर करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स नेट। अरबों रुपए का कारोबार है सोने का डेली का, जो सारे का सारा कैश के ऊपर और सिर्फ जुबान के ऊपर हो रहा होता है कि जी मेरा इतना हो गया, आपने इतना ले लिया, यानी जुबान के ऊपर सौदे हो रहे होते हैं। जोड़िया मार्केट के में अगर आप चली जाएं तो वहां पे जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे टेलीफोन के ऊपर जो है ना वो सौदे कर रहे होते हैं। आप ठीक तो कह रहे हमारे हैं, यहाँ लेकिन आपने देखा जी, आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ गया है, उस पे स्कैम भी बहुत ज्यादा है। क्या ये भी एक वजह है कि वहां से जो आपकी इकोनॉमी है वो नंबर नहीं हो पा रही है? जैसे मिसाल लीजिए, मैं ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद तो लूंगी लेकिन मैं उसके ऑनलाइन पैसे नहीं पे करना चाहूँगी, खासतौर पर एडवांस बिल्कुल नहीं पे करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये सिक्योरिटी नहीं है कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया है वो मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब पॉइंट आपने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। होंगे हम जो है ना एज ए नेशन है ही ऐसे, हर चीज़ में जो है ना फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं। स्पैम्स वगैरह काफ़ी होते हैं कि जी आप मतलब आपने मंगवाया कुछ और है और जब आपके पास पहुंचता है तो वो कोई और चीज़ होती है। तो अल्टीमेटली क्या आपके जो है ना हुकूमत वो उसको पैसे ज़ाया डॉक्यूमेंट हो करने जाते के हैं। लिए कुछ कर सकती है? कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई बिल्कुल। चीज़ खरीदती हूँ ऑनलाइन, लेट्स से मैंने कुछ ऑनलाइन खरीदा और मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए, अगले ने अपना अकाउंट बंद किया, फ़ोन बंद किया, अब ना मुझे चीज़ आई, अब वो मैं कहाँ जाके रिपोर्ट करूँ? लोगों को बड़ा नुकसान होता है उसकी वजह से, और ये एक बहुत देखिए बड़ी एज वजह फार होगी कि लोग कैश में ही पे करना चाहते होंगे। देखिए उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो तो ठीक है, हुकूमत के पार्ट पर आप कह सकती हैं कि हुकूमत की भी जो है वो इसमें नेग्लिजेंस है, लेकिन अवाम की भी तो नेग्लिजेंस है ना कि एक आम आदमी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके क्यों बाइंग और सेलिंग करता है जो अननोन हो। कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, आप नाम ले लें, चाहे कपड़े के हों या डेली रूटीन के आइटम्स हो, खाने पीने की चीज़ें हों, तो उनके जो है ना ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में और वो रिनोन्ड किस्म के हैं। आप उनसे चीज़ें मंगवाएं, पहनने के, जूतों के, कपड़ों के, मतलब यू नेम इट ना। तो ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आप जो है ना सबसे पहले तो कोशिश करें जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हो आप उनकी जो है ना वो परचेजिंग करें। आजकल तकरीबन हर बड़े बिजनेस जो है वो अपने ऑनलाइन जो है वो मैं तो सिर्फ प्लेटफॉर्म बना इकोनॉमी लिया, अपना डॉक्यूमेंट होने की सोशल बात मीडिया कर रही हूँ पैकेज कि बना उस लिया। पैसे को किस तरह से डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। मतलब वो एक अलग बात है कि किसी की कोताही है, ये एक अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि भाई वो जो पैसा दिया जा रहा है उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं, और वो नहीं हो रहा क्योंकि वो कैश पे हो रहा है। दैट्स माय पॉइंट। कैश में पे हो इसीलिए रहा है ना कि वो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहता। उसके लिए हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है ना, जैसे उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल का जो है वो कोशिश की जो काफ़ी हद तक जो है वो इफेक्टिव साबित नहीं हुई, लोगों ने उसको अवॉइड किया। इसी तरीके से अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें इसी तो ये उसका सारी नतीजा कोशिश है ना टैक्स से कि बचने के लिए और टैक्स से भागने के लिए है। हुकूमत ने बिल्कुल अभी बिल्कुल हमारे अभी आधी से ज्यादा जो इकोनॉमी है वो कैश बेस्ड इकोनॉमी है। लोग अवॉइड करते हैं चीजों को अगर वो सिर्फ टैक्स से क्रेडिट कार्ड बचने से के लिए, पेमेंट और खास करेंगे तौर पर ऑनलाइन दुकानदार प्लेटफॉर्म से। हजरात, अब जो ग्राहक है वो इतना नहीं करता जितना दुकानदार हजरात करते हैं। तो चौधरी साहब, ये जो हुकूमत ने अभी बजट के अंदर कुछ अहदाफ सेट किए हैं कैशलेस मईशत की तरफ जाने के हवाले से, अगर इसी तरह चलता रहा तो इन अहदाफ को किस तरह हासिल किया जाएगा? देखिए उसके अहदाफ के लिए सबसे पहले तो हुकूमत को खुद भी अपनी जो है ना वो कोशिशें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट की सर्विस दूर रिमोट एरियाज़ में हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या आपकी वो जो मोबाइल बैंकिंग है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो एक तरफ जो है ना वो इस तरफ से हुकूमत को और बैंक्स को काम करना चाहिए, दूसरी तरफ जो जनरल पब्लिक है उसको भी मेरे ख्याल में ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या कैशलेस जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है उनका रिस्क कम हो जाता है। आजकल जिस तरीके से छीना झपटी की वारदातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कैश कैरी करना वैसे भी इट्सेल्फ
एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब चीज़ों को अगर आवाम भी अवॉइड करना चाहती है, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब हर एक कई जो है ना तकरीबन वो ईजी पैसा और मुख्तलिफ जो मोबाइल के जो अकाउंट हैं वो बने हुए हैं कि जी मुझे इसके ज़रिए कर दो। तो ऐसा ऐसा अवेयरनेस आती जा रही है, लोग इस प्लेटफॉर्म की तरफ आते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में आने वाले 2-3 सालों में हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। अब हुकूमत के लिए ये बाहर इंटरनेट सर्विस का कितना आप समझते हैं कि इसमें अमल दखल है? आई मीन अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई थी कराची में, तो कराची में इंटरनेट बंद था 3-4 दिन। जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे होंगे उनको बड़े मसाइल होंगे, जो कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाह रहे होंगे उन्हें भी मसाइल हुए होंगे। सो ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि आप किसी भी शहर में, मतलब लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान, आप ज़रा सा भी सेंटर सिटी से आउट हो जाएं तो आपके सिग्नल्स का इशू हो जाता है। तो वो भी तो एक बड़ी वजह है ना कि आपकी पेमेंट्स नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेट जो है ना वो तो ऑनलाइन जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, उसके लिए जो इंटरनेट है वो तो बैकबोन है, और वो उसको प्रोवाइड करना हुकूमत से की जिम्मेदारी तो है ही है। लेकिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी इंटरनेट सर्विस की तरफ आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो आप बात कर रही हैं तो उसमें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। अब अगर हम ये कहें कि जी एक ही दिन में सारी चीजें चेंज हो जाए, वो तो नहीं हो सकती। लेकिन चौधरी साहब जिस आपने तेजी नोटिस से किया कि चीजें इंटरनेट बुरा हुआ है। आप आई डोंट नो इफ यू ऑब्जर्व्ड इट और नॉट, बट पिछले कोई 1 साल में इंटरनेट की परफॉर्मेंस पैथेटिक हुई है। लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। मतलब कोई गाड़ी आप बुक करा लें, आप यहाँ से घर जाना चाहें, चलेंगे हम साइड पे कर देते हैं, पैसों वाला मामला, अगला आपके घर तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि जीपीएस नहीं चल रहा, उसको आपकी लोकेशन नहीं मिल रही। फिर वो झंझट होता है, तो कोई कहता है भाई मैं रिक्शा लेकर ही चली जाती हूँ जिसको हाथ से पैसे दूंगी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ ऑनलाइन और अ कार्ड। तो मेरे ख्याल में ये आपको नहीं महसूस हुआ कि पिछले 1 साल में चीजें वर्स हुई हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट सर्विस? अच्छा, कुछ वर्ष हुई हैं, कुछ वर्ष की भी गई हैं। आपको पता है वो जो फायरवॉल वगैरह के इश्यूज जो है वो आए थे, तो उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत ने भी अपने चेक एंड बैलेंसेस लगाने होते हैं। हर एक दुनिया की हुकूमत लगाती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं लगाती। और जब भी फायरवॉल या इस तरह के सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है तो अल्टीमेटली वो नेटवर्क की ट्रैफिक को जब मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उससे परफॉर्मेंस अल्टीमेटली स्लो होती है। तो एक तो इम्पैक्ट वो है, और दूसरा हमारे यहाँ जो है वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर हुकूमत उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, अपने नेटवर्क को इन्हेंस करें। तीसरा इसके ऊपर ये है कि जिस तरीके से स्टारलिंक आ रहा था, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, अभी तक तो हमारे यहाँ जो है ना वो एंटीना और ये जो बूस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं इसके बेसिस के ऊपर इंटरनेट चल रहा है। लेकिन आगे फ्यूचर में आप देखेंगे कि हमारा सैटेलाइट बेस्ड जो है ना वो इंटरनेट आएगा, तो फिर ये जो शिकवे शिकायत हैं कि बारिश हो गई और उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो वो तो सहराओं में भी जो है ना उसके कनेक्शन आ रहे होते हैं। तो ये फॉर द टाइम बिंग इशू है। लेकिन ये जो 2-3 तजावीज़ मैंने बताई हैं आवाम के पार्ट पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पार्ट के ऊपर या हुकूमत के पार्ट के ऊपर, थोड़ा सा इसको अगर इन्हेंस कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। इससे हमारे खरीदारों का तो फायदा है ही है, लेकिन हमारी जो होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो आप देखिएगा कितनी बूस्ट करेगी। हमारी जो खवातीन घरों में बैठी हुई काम कर रही हैं, कोई कपड़े सी के जो है ना वो बेच रही हैं ऑनलाइन, कोई खाने बेच रही हैं ऑनलाइन, तो इससे हमारी जो घरेलू खवातीन है माशाल्लाह वो अपनी जीडीपी में एक भरपूर हिस्सा डाल सकेंगी और हमारी तरक्की की राह जो है वो हमवार हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, एंड आप एब्सोल्युटली अग्री। आखिरी बात की है ना कि जो छोटा बिजनेस करने वाली खातून है, ख़ास तौर पर जिनको मैंने बड़ा देखा है, मेकअप बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, वहाँ से मुझे लगता है कि ये छोटे बिजनेस से मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बट वही वाली बात है, यू विल हैव टू लर्न कि आपको अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कैसे और हुकूमत ने जो टारगेट सेट किए हैं वो किस तरीके से हासिल किए जाएँ, उसके लिए यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी की तरफ हुकूमत को मुंतकिल होना होगा। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद स्टोरीज भी शामिल। तब तक एक और अहम मामला है सादिया, वो ये कि जापान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 900 से ज़ायद ज़िलज़ले के झटके आ चुके हैं। जनूबी जापान के कम आबादी वाले दूर दराज जजीरों में तकरीबन 2 हफ्तों में 900 से ज़्यादा शदीद ज़िलज़ले आ चुके हैं, जिसके सबब इन इलाकों के रिहायशी न सिर्फ परेशान हैं बल्कि सोने से भी कासिर हैं। और जापानी हुकाम के मुताबिक 21 जून से अब तक इन जज़ायर पर बार बार ज़िलज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं।
बिल्कुल, ये आइलैंड जो है ये टोकारा का है, यहाँ पर 700 रेजिडेंट्स मौजूद हैं। अब आइलैंड है तो मेरे जहन में एक बात आती है कि क्या यहाँ पर खदशा है सुनामी का भी, और कितनी देर में, यानी इतने 3-4 दिन में अगर आपको 900 झटके महसूस हो जाएं तो क्या इससे ओवरऑल जापान वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, और उनकी सारी बिल्डिंग्स और उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सड़कें हम देखते हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनती है, लेकिन यह किसी बड़े ख़तरे की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसी पर बात कर रहे थे मोहम्मद ज़ुबैर टोक्यो से, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो ज़रा सा इस हमें बताइएगा इस आइलैंड के हवाले से, जो टोकारा, करेक्ट मी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ, ये आइलैंड है कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कितना जो पानी है, समंदर है, वो कितना बड़ा है, और कितना बड़ा ख़तरा है यहाँ पर अगर कोई कहे कि जी 900 झटके आ गए? देखिए जी, ये जो टोकारा जज़ाइर का सिलसिला है, ये जापान के कागोशिमा प्रीफेक्चर, यानी कागोशिमा प्रीफेक्चर सूबे को कहते हैं। ये टोक्यो से तकरीबन 1350 किलोमीटर दूर वाक़ है। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा यहाँ जज़ाइर का सिलसिला है, और इस जज़ाइर पर जो पिछले दिनों से मुसलमान हैं, एक ही दिन में 380 महसूस किए जा सकते हैं, वो आए थे। और ये 1919 के बाद पहली मर्तबा हो रहा है कि इतने तसलसल के साथ ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। तो पेशन गोई ये की जा रही है कि इसके नतीजे में कोई बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। वहाँ एक गांव है तोशिमा के नाम से, तोशिमा गांव, वहाँ से तकरीबन 70 से ज़्यादा रिहायशियों को इनखला करवा लिया गया है, और इम्कान है कि मज़ीद इनखला होगा। अच्छा, मज़ीद इनखला होगा, बिल्कुल। आप जापान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, ये तो सारी दुनिया ही जानती है, आप भी जानते हैं। तो आप जापान की जानिब से उनके साइंसदानों ने ये भी बता दिया, इत्तलात यही है कि आने वाले कुछ अरसे में ऐसा शदीद ज़लज़ला आ सकता है जापान में जिससे 3 लाख, तकरीबन 2,98,000 लोग जाँ बहक हो सकते हैं। ये फोरकास्ट वहाँ पर कर दी गई है, उसके लिए भरपूर तरीके से तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। इस बारे में गवर्नमेंट क्या रिपोर्ट कर रही है? देखिए, हुकूमत जापान ने तकरीबन आज से 20 साल पहले एक खुसूसी पैनल बनाया था। ये जो बड़ा ज़लज़ला जिसका आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ये खांतो रीजन में आएगा। खांतो रीजन का मतलब ये है कि टोक्यो और उसके इर्द गिर्द के जो सूबे हैं, जो प्रीफेक्चर हैं, वहाँ पर, और जिससे टोक्यो में भी तबाही आ सकती है। और टोक्यो से मुल्हिका एक शिज़ुओका प्रीफेक्चर है, कानागावा प्रीफेक्चर है, जहाँ पर योकोहामा सिटी है, वो सारे समंदर से लगे हुए इलाके हैं, तो वहाँ सुनामी भी आ सकती है। और ये कहा यह जा रहा है कि जापान की तारीख का हौलनाक तरीन ज़लज़ला हो सकता है। तो इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? वहाँ पर कुछ ज़मीन की प्लेट्स के हवाले से वहाँ पर कुछ रद्दोबदल करने का इरादा रखते हैं साइंसदान, या फिर जो मरकज़ होगा ज़लज़ले का वहाँ से मुंतकिली की जा रही है शहरियों की? देखिए, यहाँ पर होता यह है कि प्राइमरी क्लास से, यानी बच्चों को इस बात की तालीम और तरबियत दी जाती है कि अगर ज़लज़ला आए तो क्या करना है, बड़ा ज़लज़ला आए तो क्या करना है। तो बच्चे, उनके असातिज़ा, उनकी इंतज़ामिया स्कूल की, इसी तरीके से कंपनियाँ की इंतज़ामिया, उनको बता दिया जाता है कि किस सूरत में क्या करना है। और ये पिछले तकरीबन 15 साल से तसलसल के साथ टीवी, रेडियो पर और दूसरे ज़राए अबलाग के ज़रिए हुकूमत बता रही है, माहिरीन बता रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो इस पर तहकीक कर रही हैं मुसलसल, वो बता रही हैं। जो हुकूमत का पैनल है उसकी हर साल उसके इजलास होते हैं, और वो जो भी नई तहकीक होती है या फाइंडिंग्स होती हैं उसको वो बार बार बताते हैं लोगों को। और उनको बताइएगा कि बड़ी एक रूमर्ड जो कॉमिक बुक है मांगा 99 से 2021 में कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से ये कहा गया था, और वो बार बार ये रूमर्स दे रहे हैं कि जो है जापान में ज़लज़ले आएंगे, और उन्होंने 5 जुलाई की डेट भी दे रखी है। इसका भी क्या खौफो हिरास है वहाँ पर? देखिए, जापान में तो इसका कोई ख़ास खौफो हिरास नहीं है, लेकिन जापान की जो सियाहती सनत है वो दुनिया की, बल्कि जापान की बहुत बड़ी सनतों में से एक है। इससे फ़र्क ये पड़ा है कि ताइवान और चीन और दूसरे ममालिक से आने वाले बहुत से सयाहों ने ख़ास तौर से जुलाई के महीने के लिए अपनी जो बुकिंग्स थी वो मनसूख करवा दी हैं। पहले ही, यानी जून ही में उन्होंने परवाज़ मनसूख करने का ऐलान कर दिया था कई इलाकों के लिए ना। ऑल राइट, मोहम्मद ज़ुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड लेटिंग अस नो कि चल क्या रहा है।
लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ, सरप्राइज हूँ, ग्रो कर रही है, लेकिन ये बड़ा कामयाबी रेयर है कि आप मंडे अंटिल फ्राइडे देखें कि मार्केट एवरी डे पॉइंट का एक पॉइंट्स टेबल पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही हो, हम देख रहे हैं मार्केट बेटर परफॉर्म कर रही हो, ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। ऐसे में मेरे जहन में ये बात आती है कि व्हेन हम ये बात करते हैं तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इट द राइट टाइम और इज इट नॉट द राइट टाइम। बट बिफोर वी वो गो टू दैट, क्या हम अपने कफील से बात कर लें और उनसे जान लें कि आज लास्ट डे है ऑफ द वीक और मार्केट कैसा कर रही है। कफील से बात करेंगे इस पर, लेकिन आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेकिन जो मार्केट अभी आपने बताया कि मुसलसल पॉजिटिव मंडे टू फ्राइडे चल रही होती है, अब उसका फायदा ये हो रहा है, पिछली अभी जो मुस्तकिल मिजाजी आ चुकी है इसमें, आम आदमी ये सवाल कर रहा है, आम आदमी एक दूसरे से डिस्कस कर रहा है, यार हम किस तरीके से स्टॉक इसमें मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा अपना इसके ऊपर छोटी छोटी सी मैं भी इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस पता है क्या है, मेरा अपना एनालिसिस के ऊपर ये है, असेसमेंट है एक तरह से कि अभी ठीक टाइम नहीं, आपको करना चाहिए था 2 साल पहले इन्वेस्ट, ताकि अब तक आपको फायदा हो चुका होता, बिकॉज इस वक्त मार्केट इतने बुरे तरीके से अब जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है उसको देख के लोग चाहते हैं कि वो उस पर इन्वेस्ट करें, और ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, पॉजिटिव पॉइंट है हमारी मईशत के लिए भी कि आम आदमी आपकी स्टॉक मार्केट को मालूमात हासिल करना चाहता है। अब आप कह रही हैं आप इन्वेस्ट करती रहती हैं, तो हमारे व्यूज को भी मैं फिर आम आदमी नहीं हूँ शायद, अच्छा नहीं, बट ये बड़ी अच्छी चीज़ है और हुकूमत ने बड़ी आसानियाँ भी कर दी हैं, आपको पता है इसमें आप 1500 से गालिबन अकाउंट शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रोकर से अब उसको इन्वॉल्व करना आसान हो गया है, डिजिटल कर दिया है पूरे सिस्टम को, तो ये बड़ा आसान हो गया है, आपको जाना नहीं पड़ता, ब्रोकर के पीछे भागना नहीं पड़ता, आपका आसान अकाउंट खुल जाता है। उसमें फिर होता ही है, आपको 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसमें आई थिंक आपको सिर्फ एक CNIC आपका डिटेल्स देनी होती हैं और फिर आपको सिर्फ अपने अकाउंट डिटेल्स देनी होती है, ताकि आप जो भी चीज़ें इन्वेस्ट करना, मतलब जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके। मजीद भी बताएंगे डिटेल क्या होंगी, इन्वेस्ट किया जा सकता है, आपने जाना कहीं नहीं। एक ब्रेक के बाद इस हवाले से एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जवाब से पूछेंगे इसको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है इन्वेस्ट। बिल्कुल ऐसा है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है और तवातुर के साथ जितनी मुस्तकिल मिजाजी इसके अंदर चल रही है, उसको देखते हुए आम आदमी भी अब ये चाहता है और वो सवाल कर रहा है, वो अवेयरनेस लेना चाहता है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आम आदमी को इसकी मालूमात नहीं है बहुत ज़्यादा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद इसमें फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि 1,30,000 से भी ज़ायद पॉइंट्स क्रॉस कर चुकी है ये स्टॉक मार्केट। पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है इसको। किस तरीके से आम आदमी फ़ायदा उठा सकता है इसका, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट नजीब वारसी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नजीब वारसी साहब। आप किस तरीके से देखते हैं जो स्टॉक मार्केट है, पहले तो ये बताएगा इसमें मुस्तकिल मिजाजी आने वाले दिनों में भी यकीनी तौर पर बरकरार रहेगी, और उसके बाद में आम आदमी के लिए इसमें मजीद क्या अट्रैक्शंस हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। हाँ देखें, बिल्कुल जैसे हमने अभी रिसेंटली अपने बजट में देखा कि इकॉनमी के जो नंबर्स हमें आए हैं लास्ट ईयर के, वो बहुत ही शानदार थे। वो बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी पोटेंशियल है उसमें फ्यूचर में भी, और वही चीज़ जो है वो फिर स्टॉक मार्केट की तरफ जो है ना अट्रैक्ट करती है पब्लिक को कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आए मार्केट में। राइट। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है जब से सारे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया गया है, अकाउंट की रकम अब आप छोटी रकम से भी अकाउंट खोल सकते हैं। फिर ये कि ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट जो है अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया, एक सिक्योरिटी आ गई है, अपर लॉक लग जाता है, लोअर लॉक लग जाता है, बड़ी तादाद में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आए हैं। मुझे ये बताएं कि एक छोटा इन्वेस्टर यानी जो 1000, 2000, 3000 ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उसके लिए ये अच्छा मौका है? एंड लेट्स से अगर उसके लिए ये अच्छा मौका है तो वो कैसे इन्वेस्ट करे? ज़रा बताइएगा कि ऑनलाइन इस अकाउंट को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, शेयर्स में किस तरह से खरीदारी की जा सकती है। ओके, ठीक है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा अपने आप को रिफॉर्म किया है। एक पूरा सेशन है इसमें, SECP जो कि रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, उसने PSX, CDC और नेशनल क्लिंग, इन सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं कि हम पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसको जो ग्लोबल स्टैंडर्ड मार्केट्स हैं उनके लेवल पे लेके आए, और माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हमने ग्लोबल जो प्रैक्टिस है उसको पूरा फुलफ़िल किया है। और फिर हमने वही चीज़ें प्लस जो हमारे लोकल पाकिस्तान के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टर्स की, उसको भी हमने मीट करने की कोशिश की है। जैसे कि PSX में हम जब आते हैं, जैसे
कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए आ रहा है तो एक रेगुलर अकाउंट हुआ करता था पहले, जो कि नॉर्मल सी अमाउंट से अकाउंट खुल जाया करता था। उसमें फिर हमने KYC को इंट्रोड्यूस कराया, उसमें थोड़े से हैसल हैं डॉक्यूमेंटेशन के, लेकिन एक आम आदमी के लिए उसको और मज़ीद आसान करने के लिए PSX ने एक आसान अकाउंट लॉन्च किया था, जिसका नाम था सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट बहुत आसान है, उसमें सिर्फ आपके पास एक CNIC हो और वैलिड और आपका बैंक अकाउंट हो और सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों के साथ आप अपना सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5,000 रुपये की मिनिमम अमाउंट से आप उसमें कितनी लिमिट है इन्वेस्टमेंट इसकी? जो है स्टार्ट कर 5,000 सकते हैं। मिनिमम लिमिट हाँ, बताइए। एक इनिशियल डिपॉजिट होता है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। राइट। अच्छा, अब इस पे मुझे लोग बड़ा डरते हैं। आपने देखा होगा कि वो हमने इतनी कहानियां सुन रखी हैं ना कि किसी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसे करोड़ों का नुकसान हो गया और ये सारी चीज़ें, तो लोग बहुत डरते हैं कि भाई पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। आम फहम को ये बात समझ में नहीं आती। हम इस पे एक अपर लॉक, लोअर लॉक, ये सारी चीज़ें लग जाती है, ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, देखिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लर्निंग पर्पस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटी अमाउंट से करें या बड़ी अमाउंट से करें, आपको लर्न ज़रूर करना है, खुद भी करना है और फिर जो मुख्तलिफ कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड जो कोर्सेज हैं वो भी हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। और फिर आप खुद इनिशियली जो है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आम आदमी के लिए गवर्नमेंट PSX ने ये भी किया हुआ है कि जो लॉट साइज है शेयर्स का वो एक शेयर्स का भी है। आप किसी भी कंपनी का एक शेयर परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, लर्निंग पर्पस उससे आपको एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाता है, जो लर्नर है या बिगनर्स हैं उनके लिए, कि आप वो बहुत बड़ी अमाउंट। अब इसमें ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। मिसाल लीजिए कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो एक ब्रोकर मुझे हेल्प कर सकता है, उसकी भी एक फ़ी होती है, ज़रा उसे भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या होता है। एग्जैक्ट, मैं थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ कि आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है PSX में, तो वो PSX की वेबसाइट से जाके किसी भी ब्रोकर्स को सिलेक्ट करेगा, लाइक एस फाउंडेशन सिक्योरिटीज़। तो फिर वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके उनके साथ ऑन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग जो है उस पर क्लिक करके वहाँ से वो अपना अकाउंट इनबाउंड कर सकता है ब्रोकर्स के साथ। और जब अकाउंट खुल जाएगा तो ब्रोकर्स उनको एक एप्लीकेशन देते हैं ट्रेडिंग, उसके थ्रू जो है वो फंड ट्रांसफर, उसमें वो फंड ट्रांसफ़र करके और फिर वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ब्रोकर्स को हायर करते हैं तो उनकी एक नॉमिनल सी फीस होती है, वो भी PSX की डिफाइन है, 0.15% और 0.03 पैसा विच एवर इज हायर, तो वो अप्लाई हो जाता है। शेयर प्राइस की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से 0.15% जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये नॉमिनल सी फीस होती है ब्रोकर की कमीशन की, और फिर वो दे के जो है वो ब्रोकर्स के साथ आप जो है ना शेयर्स की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। अच्छा नजीब, हम किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर फ़ायदों से पहले नुकसानात ज़्यादा देखते हैं, तो कितना, अभी जैसे सादिया ने बात की अपर लॉक लोअर लॉक, ये किस तरीके से होता है, नुकसान का खदशा कितना ज़्यादा है इसमें? देखिए, जब हम जहाँ पे रिस्क होगा, रिस्क बेसिकली है स्टॉक मार्केट से। अगर आप लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के वो देखें, रिटर्न देखें इंडेक्स का, वो 60% रिटर्न है, क्वाइट हाई। टॉप 5 ग्लोबल मार्केट में हम परफॉर्म करते हैं, इंडिया लिस्ट के अंदर आते हैं टॉप 5 में। और तो इसमें यही होता है कि रिस्क फैक्टर, लो रिस्क अगर होगा तो उसका लो रिटर्न है, अगर हाई रिस्क है तो उसमें रिटर्न भी इसके अंदर हाई होगा। तो रिस्क फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप उसको तरीके से अंडरस्टैंड करें और इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड की है। ब्रोकेज हाउस जी, अभी भी एक ना मिथ है पाकिस्तान में, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे आर नॉट इवन अवेयर कि मतलब आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या कंपैरिजन भी लोगों को नहीं पता है। किसी और चीज़ में भी लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लाइक मे बी म्यूचुअल फंड्स एंड फर्दर ऑन, और किसी चीज़ में भी। इसको ज़रा मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सिंप्लीफाई करें कि अगर आप स्टॉक में जाते हैं, मिसाल लीजिए मैंने आज 10 साल के लिए कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, एक 10 साल के लिए मैंने एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, 10 साल के लिए मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, कितना कंपैरिजन है। और फिर ये कि किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर मैं इसको फैला दूँ अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो उससे कितना फ़ायदा होता है? बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टूल्स है। थोड़ा सा मैं इसको और ब्रीफ में अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म की एसेट क्लास डिफाइन है। जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि 3-4 बेसिक्स तो 3-4 हैं। स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, मनी मार्केट है, कमोडिटीज़ है जिसमें गोल्ड आ जाता है, रियल एस्टेट्स है। अच्छा, गोल्ड और जो स्टॉक्स है उसका रिटर्न अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो गोल्ड का रिटर्न 47% है और PSX का जो रिटर्न है 100 इंडेक्स का वो 60% है। तो क्वाइट हाई। अगेन PSX जो है ना वो डोमिनेट करता है रिटर्न के अंदर, लेकिन लॉन्ग रन में गोल्ड जो है ग्लोबली माना जाता है कि वो एक बहुत अच्छा प्रीशियस इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री थोड़ा सा हो जाता है, तो वो भी है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपेरिजन अगर इसको 10 साल की बेसिस पर करेंगे तो ज़ाहिर से आपको थोड़ा सा गोल्ड जो है थोड़ा सा हाई नज़र आएगा, क्योंकि हमारे साथ बीच में आपको पता है इकॉनमी के तो थोड़े हालात ख़राब थे, तो हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई थी, उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी एक प्राइस वैल्यूएशन पे थोड़ी ना हिट लगी है। लेकिन फिर भी जो है वो
KSE 100 इंडेक्स का जो रिटर्न है वो गोल्ड से अगर कंपेयर करें 25 इयर्स का वो अच्छा आ रहा है रिटर्न, बिल्कुल ठीक है। नजीब साहब, प्रॉफिट का जो हुसूल है उसमें फाइलर और नॉन फाइलर के लिए कितना फ़र्क है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो रिसेंटली बजट आया उसमें भी जो उन्होंने मेंटेन किया है CGT कैपिटल गेन टैक्स जो अप्लाई होता है प्रॉफिट के ऊपर, वो 15% है फाइलर के ऊपर और नॉन फाइलर पे 30% है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब वारसी साहब हमारे साथ मौजूद थे कैपिटल, उन्होंने बड़ी सैर हासिल तरीके से बता दिया कि किस तरीके से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितनी तेज़ी के साथ हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है और मजीद तरक्की कर रही है। थोड़ा सा खेलों के मैदान की तरफ आते हैं, वहाँ पे भी रोज एक तरक्की का जिक्र करते हैं और उस तरक्की में एक चीज जो नुमाया है वो खवातीन का बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सा लेना है। और इसी सिलसिले में जो एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप थी उसमें मालदीव्स ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने मालदीव को हराया, पाकिस्तान ने जीत लिया है, पाकिस्तान ने मालदीव को हराया, सॉरी अच्छा मैंने उल्टा बोला। लेकिन ये इतनी ह्यूज अचीवमेंट है, पाकिस्तान मुसलसल जीत हासिल कर रहा है नेटबॉल में और मतलब ये इस पूरे इवेंट में पाकिस्तान ने जीत के सिलसिले को तसलसल को हासिल किया और फाइनल अपने नाम किया। आई मीन ये मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से जो है वो शिकस्त दी है और ये डिफरेंस इतना ह्यूज है। इससे पिछला मैच भी जो हमने हराया था उसमें भी यही चीज़ वाज़ेह थी कि हमारी जो गर्ल्स थी उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया था वो कुछ ऐसा नहीं था कि क्लोज मैच हुआ और फिर हार और जीत का फैसला हुआ। सो दिस फाइनल हैज़ बीन ह्यूज, 35 वर्सेस 60 एक बहुत बड़ी जीत है। चेयरमैन नेटबॉल फेडरेशन मुदस्सिर रज़ाक अराई साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मुदस्सिर अराई साहब, और एक बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है ये। हमने मुसलसल 7 मैचेस कंटिन्यू जीते हैं। ख़वातीन नेटबॉल चैंपियनशिप के मैदान में भी अपना भरपूर अंदाज में लोहा बनवा रही हैं। ये जो बड़ी जीत है इसको मुस्तकबिल में आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेके चलेंगे आगे? इवेंट बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपके टीवी चैनल का कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और बताता चलूं कि ये जो हमारी जर्नी है पहले मैच से लेके अभी तक बहुत अच्छी रही, अनबीटेबल। और हमारी जो खिलाड़ी हैं जितने भी, बहुत उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके साथ साथ जो हमारी कोच है अमेंडा न्यूटन, इनका बड़ा अहम रोल है इनके अंदर, इनकी कोचिंग के अंदर, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी स्किल को बेहतर करने के लिए, इनको कंपटीशन के लिए रेडी करने के लिए, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ओवरऑल जो है हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मुदस्सिर साहब, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप मुसलसल मैचेस जीतते चले जाएं, और हमें ये भी पता है कि जो बराबर की टीमें हैं, मालदीव्स हो या सुवन और जितनी भी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पीछे एक सेट ऑफ ट्रेनर्स मौजूद है, सेट ऑफ कोचेस मौजूद है, और उसके मुकाबले पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें नहीं होती। यहाँ पर जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो नेटबॉल के हों या और जितनी भी इस तरह की गेम्स हैं, उनकी भी वो उतनी अच्छी हालत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उनको ये भी फ़र्क नज़र आता है। हॉकी टीम ने अभी बड़े गिले शिकवे किए कि उनको डेली अलाउंस भी नहीं मिल पाया, उनको उस तरह से पे भी नहीं किया जाता, उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो पाते। ज़रा सिचुएशन बताइएगा कि नेटबॉल में आप किन फैसिलिटीज़ के साथ परफॉर्म करने गए थे एशियन गर्ल्स चैंपियनशिप में? देखिए कि हमने अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आते हुए तकरीबन 3 महीने से हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि हमें ग्रांट दी जाए, स्पेशल ग्रांट दी जाए। फॉरेन कोच हमारे साथ है और उन्होंने मतलब कि हमें इस साल ना कोई एनुअल ग्रांट दी है, ना स्पेशल ग्रांट दी है, और उसके बावजूद भी हम अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर टीम लेके आए। और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसके बावजूद जो है ट्रेनिंग कैंप के लिए भी हमें जो कराची कोचिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग करते रहे, वहाँ पे जो एक्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने ट्रेनिंग करने से हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग मत करें। उसके बावजूद हमने फिर दूसरी जगह कैंप अरेंज किया, कैंप लंदन में अरेंज किया। जब आपको मना किया उसके इसी तरह कई डिफिकल्टीज आती रही, और जब हम आने लगे थे पाकिस्तान से तो वार का सिलसिला शुरू हो चुका था ग्लोबली, और हमने इसके अंदर पेरेंट्स जो है बड़े इसमें परेशान हो गए थे और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि बच्चों ने और पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि अभी दुबई का एयर स्पेस खुल जाएगा, यूएई का स्पेस खुल जाएगा, जैसे ही खुल जाएगा हमारी फ़ौरन फ्लाइट है, हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, खैर खैरियत से जाएंगे, खैर खैरियत से आएंगे। क्योंकि पेरेंट्स बड़े वरी थे इस बारे में कि जी कुछ भी हो सकता है, हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े मतलब कि जितनी भी मुश्किलात थी उसको तय करते हुए, सफ़र का इतना दूर तय करते हुए यहाँ पहुँचे और यहाँ आके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राइट, चलें अब इस जीत के बाद में आप क्या समझते हैं मुदस्सिर साहब, ख़वातीन नेटबॉल की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फेडरेशन किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरह से टैलेंट हंट किया जा सकता है?
देखिए, हम जो इसके अंदर एलीट नेटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने यहाँ पे मुनक्किद किया हुआ है पाकिस्तान में, कराची में और लाहौर में। इसके साथ साथ हमने लंदन में भी किया हुआ है। यहाँ पे एवरी सैटरडे संडे जो ट्रेनिंग मुनक्किद होती है 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक, उनमें गर्ल्स प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जो कोच हैं हमारे क्वालिफाइड, एशियन क्वालिफाइड, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं ग्रास रूट लेवल से। फिर इनके छोटे लोकल टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, फिर प्रोविंशियल टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप होती है। इस वजह से फिर इनको हम शाइन करके लेके आते हैं और फिर नेशनल चैम्पियनशिप में से ये जो टीम है वो सिलेक्ट होती है। और ये जितनी भी बच्चियां हैं, इन्होंने प्रीवियस जो पिछली नेशनल चैम्पियनशिप हुई है उसके अंदर इन्होंने शिरकत भी की है। और नेशनल चैम्पियनशिप में लास्ट टाइम जो आर्मी विनर थी उसको इन्होंने हराया भी और गोल्ड मेडल भी हासिल किया इन्हीं बच्चों के अंदर, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ख़ातीन नेटबॉल चैम्पियनशिप की इस अचीवमेंट के लिए हम आपको एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस चैम्पियनशिप में भारतीय टीम को अलग पूल में रखा गया था, जिससे शायद पाकिस्तानी शायकीन कहीं ना कहीं नाराज़ भी हुए। आपका इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि बड़ा टाकरा होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? देखिए जी, वो सिलसिला ऐसा होता है कि इनका नेटबॉल एशिया का या वर्ल्ड नेटबॉल का एक रूल रेगुलेशन है, रैंकिंग बेस के ऊपर ये पूल डिवाइड किए जाते हैं। क्योंकि इस पर पसंद नापसंद नहीं होती, जो रैंकिंग होती है जिस कंट्री की, उसी कंट्री के हिसाब से उसको पूल में रखा जाता है। जैसे पाकिस्तान पूल बी में है, इंडिया पूल ए में है, श्रीलंका भी पूल ए में है। तो जो कवानीन के मुताबिक जो आपकी रैंकिंग, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी ज़बरदस्त है तो उसको अच्छा पूल किया जाएगा। बड़ी अचीवमेंट कराएं। चेयरमैन नेटबॉल फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ये हमारे खेलों के मैदान से भी बड़ी अचीवमेंट है सादिया, क्योंकि हम अभी देखें आपसे कुछ रोज़ कबल हॉकी में भी हमने फाइनल खेला था। फिर उसके अलावा जो हमारे जेवलिन थ्रो के हैं चैंपियन, वो भी सामने आए। फिर हम देख रहे हैं कि मुसलसल खेलों में देखी, फुटबॉल में हमने देखा खेलों के मैदान में पाकिस्तान किसी से भी अब पीछे नहीं है। एग्जैक्टली और मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन इसमें नज़र आती है, वो ये कि पहले मर्द हजरात हमारे यहाँ गेम से ज़्यादा पार्ट लेते थे। अब जब खातीन टाइक्वांडो बच्चियां जब हमारे पास आती हैं तो वो भी कहती हैं कि भाई हमें ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है। वो भी गोल्ड लेके आई थी। फिर अरशद नदीम सबके सामने हैं। ये जो सिर्फ अब क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं रह गया, तो दीगर खेल हैं, एथलीट हैं, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके तमगों की दौड़ को तो नहीं लग रहा ब्रेक, बट वी हैव टू टेक दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 8 मुहर्रमुल हराम का दिन है और आज का दिन हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है। और आप करबला में हुसैनी फ़ौज के कमांडर हज़रत अब्बास शहंशाह वफ़ाए मकाए सकीना के तौर पर मशहूर हैं और आप मैदान करबला में यज़ीदी फ़ौज के लिए खौफ की अलामत थे। उन्हें शहीद किया गया। जो ख़बरें मंसूब हैं उनसे वो ये कि वो पानी लेने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, पहले उनके मुश्कीज़े को वहाँ पर उस पर तीर मारे गए, फिर उसके बाद में उन्हें भी शहीद किया गया, लेकिन वो अपने लश्कर तक वहाँ पर पहुँच चुके थे। एक मिसाल उन्होंने कायम की थी। हमारे साथ मौजूद है, इस मार्का करबला की याद को ताज़ा करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में अल्लामा मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। यजीद हर दौर में मौजूद है, आज भी। मैं थोड़ा सा मार्का करबला की हम यादों को ताज़ा करेंगे, लेकिन आज देखें जिस तरीके से निहत्तों पर वार किया जा रहा है, जिस तरह पानी बंद किया जा रहा है, रोटी बंद की जा रही है, गज़ा में इसराइल कर रहा है, आज का यजीद इसराइल, किस तरीके से देखते हैं आप इस मार्का करबला को भी और आज के यजीद को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बैत वफ़ा ने की, बैत वफ़ा ने जिस पे की वो इनका हाथ है, ये हैं इनके साथ, वफ़ा इनके साथ है। जिस तरह के आपने हज़रत अब्बास अलमदार जो एक वफ़ादार साथी हैं जिनका तज़किरा किया, और यजीदियत जो है ये मैदान करबला के अंदर उरूज पर थी और यजीद ये समझता था कि मुझे बका है, लेकिन अर्श उला के रब ने इसके बरअक्स मामला कर दिखाया। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जा चुके हैं इन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना, इन्हें मुर्दा कहना भी नहीं है। तो इस आयत करीमा ने आकर ये बता दिया कि हर दौर के अंदर यजीदियत आएगी, लेकिन यजीदियत मिट जाएगी। हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है।
तो वाक़े करबला के वकू के बाद यानी सन 60 हिजरी के बाद 61 हिजरी है, 61 हिजरी के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो हर तरफ यजीदियत थी, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो बका अता फरमाई थी कि जब आपका सर तन से हुसैनियत है, बिल्कुल को याद करने वाली। अच्छा, एक और बात लामा साहब, वो ये कि रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े करबला की पेशगोई कर दी थी, ख़बर बता दी थी, और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया करबला के मैदान में, तो वहाँ पर वो मिट्टी भी सुर्ख हो गई थी। जब ख़बर दी जा चुकी थी पहले से, उसके बाद में इमाम अली मकाम का वहाँ पर पहुँचना, इसके पीछे कौन से राज पोशीदा थे? देखिए, जब इमाम अली मकाम मदीना से रवाना हो रहे थे तो सहाबा इकराम ने पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इन्नी राई तो रोया राई तो फिल मनामी, कहते कि मैंने ख्वाब देखे और ख्वाब में मैंने अपने नाना जान को देखा है और मैं अपने नाना जान के फ़रमीन को सच करने के लिए जा रहा हूँ। इस दौर के अंदर अजीम नुक्ता मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि वाक़ई करबला महज़ ख़याल है, महज़ एक मन घड़त वाक़या है। देखिए, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन मौजूद हैं, किताब का नाम है बुखारी, इसकी जेल्द नंबर 3 है, किताबुल मनाक़िबिल हसन वल हुसैन है, इसका सफ़र नंबर है 1319, हदीस नंबर है 3409, और यही हदीस पाक मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, जेल 4 सफ़ा 2236 है, हदीस नंबर है 2917। मुस्नद अबू याला किताब का नाम है, इसकी जेल 10 सफ़ा 480 है, हदीस नंबर है 6093, और फ़तुल बारी की 13वीं जेल सफ़ा 10 में मौजूद है कि मेरे आका ने 1500 साल पहले बताया था कि युहलिकुन नासा, के लोगों को हलाक कर देगा एक ऐसा गिरोह हादल हय्यु मिन कुरैशिन, के जो कुरैश से होगा, पूरा कुरैश मुराद नहीं है, बकायदा रिवायत के लफ्ज़ है युक़ालु लहू यजीद, उसको यजीद कहा जाएगा। फिर मेरे आका के हदीस पाक है, बुखारी की 3410 हदीस पाक है, हालकहू उम्मती अला यदी गिलमती कुरैशिन, के कुरैश के एक नौजवान लड़का होगा, यानी यजीद की उम्र देखी जाए तो 17 से 18 साल है, इसके हाथों उम्मत हलाक होगी। यानी इमाम अली मकाम की शहादत 72 नफूस कुर्सिया की शहादत को मेरे आका ने फरमाया पूरी उम्मत की शहादत है, यानी कि इनकी कीमत, इनकी अजमत को उजागर करना मकसूद है कि फरमाया कि हालाका उम्मती। और फिर सरकार फरमाते हैं कि इस 61 हिजरी है, इससे पनाह मांगना था, वज़ू बिल्लाहि मिन रासी सबीना व इमारती सिबियान, लड़कों की हुकूमत से, क्योंकि मेरे नबी जानते थे कि यजीद काबिज़ होगा, इसने आकर हुकूमत करनी है, इसने आकर इस तरह मुसल्लत हो जाना है, तो सरकार ने फरमाया इससे पनाह मांगना। ये तो 1500 साल पहले की पेशगोइयाँ हैं जो हमारे नबी ने कर दी हैं, तो वाक़ई करबला अहादीस की रोशनी से बहुत पहले बताया गया है। वक्त गुजरता गया, सदियाँ गुजर गई, लेकिन इस वाक़े को आज भी याद रखा जाता है, और ये वाक़या सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि और कम्युनिटीज़ के लिए भी आप उनमें देखें, इसको बार बार दोहराया जाता है, इसे सीखा जाता है, इसे समझा जाता है और इसे स्टडी किया जा रहा है, तो इसकी हकीकत को तो कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं आज के दौर को देखती हूँ और करबला वाक़े को देखती हूँ, मैं आज की जनरेशन को क्या सिखाऊँ, इससे क्या सबक हासिल कर रही है आज की जनरेशन इससे? मैं बस 2-4 जुमलों में बात बता दूं, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरख नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नेल्सन मंडेला। इसकी खुलासी कर दी। करबला एक इंतहाई दर्दनाक सामने है अल्लामा साहब, कौन सी ऐसी वजूहात थी कि मुसलमानों के दो लश्कर आपस में लड़ पड़े? हक और बातिल का मामला, क्योंकि यजीद जो था वो ज़बरदस्ती तख्त नशीन हुआ, उसने आकर कहा कि जी मैं यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत करूँगा, बादशाहत करूँगा, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि वो हाथ जो मुस्तफ़ा करीम के हाथों में रहे हों, चूँकि वो शरीयत के मुखालिफ था, वो हालांकि हाफिज़ था, आलिम था, कारी था, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं था। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि आज अगर ये वक्त का वज़ीर आज़म बन जाए, वक्त का बादशाह बन जाए, तो ज़ाहिर है कुरान की मुखालफत करेगा, हदीस की मुखालफत करेगा। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं इस बातिल को किसी भी हालत में कबूल नहीं करूँगा। ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब मजाल व तासीर का, ला इलाहा की तह के नीचे खून है शबीर का, मामला हक और बातिल का था। अगर उसके हाथ में हाथ दे देते तो आज हमारे पास ये इस्लाम मौजूद ना होता, आज हमारे पास कुरान मौजूद ना होता, हमारे पास इस्लाम और कुरान मौजूद ना होता। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये पूरा महीना वैसे ही बहुत मोहतरम है, लेकिन अगले 2 दिन यानी हफ्ते और इतवार का दिन हम सबों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त में ना सिर्फ हम अल्लाह ताला को याद करेंगे बल्कि जो शहीद हुए उनको भी याद रखेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। मुलाकात होगी अब आपसे पीर तक, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।